थप्पड़ खाओगी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाता है। आभा जल्दी से पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई, कांपते कदमों से, आंखें भीगी धुंधलाती हुई दिखाई दे रही थी। किचन के अंदर बिल्कुल चुप्पी थी, सिर्फ चूल्हे पर चाय उबलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हुए पनीर पराठा बनाया, चाय बनाई, बार बार उसकी दहाड़ कानों में गूंजती जा रही थी। माथे पर पसीना, दिल में अजीब सी घबराहट मौजूद थी। आधे घंटे बाद ट्रे उठाकर डाइनिंग रूम में वापस आई थी। ट्रे भरी हुई थी मगर उसे मजबूती से पकड़े हुए थी। सामने मेज पर रखी और धीरे से बोली, आपका नाश्ता। वह ट्रे को देखकर नाक भौं बनाने लगा। इतना भारी नाश्ता कौन करता है? आभा ने हिम्मत करके धीरे से जवाब दिया, दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये तो खाने का टाइम हो रहा है। बस ये खाना था। वह गुस्से में आगे झुका, आंखों में खून उतारता हुआ, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उसने उंगली उठाकर धमकी दी। गुस्से में दहाड़ा था, तुम्हारी इतनी जुबान कैंची की तरह चल रही है, इसे तुम्हारे गले में ही समेट दूंगा अगर मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत की तो। आभा का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ कांप उठे थे। वह गुस्से में भिनभिनाता हुआ खड़ा होकर कहने लगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। आभा के होंठ कपकपाए मगर वह हिम्मत करके धीरे से बोली, क्या मुझे खाना नहीं खाने दोगे? वह एकदम वापस पलटा, निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। बैठो और ठूंस लो, बल्कि तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। उसने कुर्सी जोर से पीछे धकेली, कुर्सी में चरमराहट सी फैल गई और वह तेजी से बाहर निकल गया था। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। आभा कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखती रही, उसकी पीठ पर नज़रों को गाड़े रोती रही। फिर वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। हाथ अभी तक उसके कांप रहे थे। सामने पनीर पराठा, चाय, सब में से भाप उठ रही थी मगर उसके अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। उसने छोटे छोटे निवाले मुंह में डालने की कोशिश की मगर उसके गले में ही अटक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बेआवाज़ बह रहे थे, फिसलते हुए, ठहरे बिना। ऐसी चुप्पी में सिर्फ उसकी सिसकियां की हल्की आवाज़ सी महसूस होती थी। बाकी सब कुछ बेजान सा लगने लगा था। उसने उस दोपहर को भी सजा बना दिया था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उनके रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया था। पूरा 1 महीना बीत चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की मध्यम पीली लाइट सोफे के किनारों पर हल्की सी चमक डाल रही थी। सावन सोफे के एक तरफ टेक लगाए बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन उसके चेहरे पर रोशनी फैला रही थी। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे, जैसे वह किसी अनदेखी गुस्से को शब्दों में बदल रहा हो। वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। आभा धीरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और कदमों में अजीब सी थकन थी। वह कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही। वह पूरी तरह लैपटॉप में गुम था, जैसे उसका जिस्म कमरे में है ही नहीं। फिर वह धीरे से चलती हुई उसके पास आई। थोड़ी दूरी बनाकर रखा था। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का था। आखिर वह उसके कदमों के पास ज़मीन पर बैठ गई, बिल्कुल उसके सामने। उसने हिचकिचाते हुए हाथ उठाकर उसके घुटनों पर रख दिए। सावन चौंक कर स्क्रीन से नज़रें हटाकर उस पर ढाला था। कुछ पल तक वहाँ चुप्पी छाई रही मगर उस चुप्पी में भी तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सावन जी, माँ के घर से फ़ोन आया है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वह भी अस्पताल में एडमिट हैं। मुझे वहाँ जाना है। मेरी माँ सदमे की हालत में है। मेरी शादी हो गई है और पापा की भी मृत्यु हो गई है। माँ अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। मुझे उनके गम में उनके साथ रहना चाहिए। वो मुझे याद कर रही हैं। मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया था। वह भी बहुत रो रहा था। मुझे मेरी फैमिली बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप मुझे कल ले जाएंगे या फिर किसी के साथ भेज दो। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। उसका शब्द कांपता हुआ निकल रहा था। सावन ने लैपटॉप बंद नहीं किया था, बस नज़रें ऊपर किए हुए उस पर जमा गया था। अपनी माँ से फ़ोन करके कह दो शादी करना बहुत ज़रूरी था, तो अब सब कुछ ख़त्म है। उन्हें कह दो कि वह तुम्हें भूल जाए और तुम्हें भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है मेरे साथ। सब कुछ भूल जाओ, कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे सारे रिश्ते सिर्फ मुझसे जुड़े हैं। यही चाहते थे ना तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले। थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया था। कोई मर गया है तो उसका वादा इतनी जल्दी निभाया गया था, तो अब क्यों तकलीफ़ हो रही है? उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सावन की बातें सुनते वह जल्दी रोने लगी थी। ऐसा अत्याचार मत करो, वह मेरी फैमिली है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, जो आप कहते हैं वह करती हूँ। प्लीज़
मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसा कैसे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ सकती हूँ। आंसू तेजी से उसके गालों पर फिसलने लगे थे। हाथ जो उसके घुटने पर रखे थे अब कांपने लगे थे। सावन की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हें पता है, उसने मगर काट खाने वाले शब्दों में कहा, जबरदस्ती के रिश्ते अगर बांध दिए जाए तो वह इसी तरह गुंजल हो जाते हैं। फिर वह कभी भी नहीं संभलता। वह पल भर को रुकी, सांस बिल्कुल थम सी गई थी। वह झुका, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम वही दर्द महसूस करो जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती बांध दिया गया है। मैं नहीं चाहता था तुम्हारा साथ। ये शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगा था। वह भीगी आंखों से उसको देखने लगी थी। वह हैरान होकर बोला, लेकिन मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो अब तुम भी वही सब बर्दाश्त करो और जो मैं चाहूँगा वही करोगी। वह धीरे से पीछे हुई, आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो दफ़ा हो जाओ। ये शब्द चाकू के नोक जैसे थे। आभा के होंठ कांपे। उसने आखिरी कोशिश और एक आखिरी उम्मीद की, माँ से मिलकर शाम तक आ जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए चली जाऊं। वह पूरा शब्द भी नहीं बोल पाई थी। सावन ने मुंह फेर लिया था, जैसे उसकी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया था मगर आभा की तरफ दोबारा नहीं देखा था। बस इतना बोला था, बात खत्म, और सोफे से पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। जैसे उसकी विनती, उसका दर्द, उसके आंखों के आंसू कोई मायने नहीं रखती थी। आभा जमीन पर बैठती चली गई। उसका हाथ अब भी उसके घुटने के पास था, मगर वह खाली सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर का सब कुछ छीन लिया हो। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अगले दिन लाख कोशिश के बावजूद उसको लेकर नहीं गया था। एक हफ्ते के बाद अस्पताल के कॉरिडोर और फिनाइल की तेज़ बदबू और मशीनों की बीब उसके कानों और नाकों में समा रही थी। मगर सावन को उस वक्त ये शोर या लोगों की मौजूदगी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब घर से फ़ोन आया। हड़बड़ा कर घर की नौकरानी ने कहा, छोटे साहब जी, आपकी पत्नी अचानक बेहोश हो गई है, हम उसे अस्पताल ले आए हैं। ये सुनते ही उसके दिल में जैसे किसी ने जोर का घूंसा मारा हो। वह कुर्सी को धक्का देकर उठा था और बिना कुछ सोचे सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा था। उसका सांस फूला हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो गई। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसने अपने माँ बाप को बेंच पर बैठे देखा। दोनों के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी दिखाई दे रही थी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। अभी वह कुछ पूछ ही रहा था कि राखी देवी अचानक से उसे पकड़कर रो पड़ी थी, बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आभा को ट्यूमर हो गया है और वो प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर उसकी बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आभा नहीं बच पाएगी। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके 2 हफ्ते अभी ऊपर चढ़े हैं। वो कह रहे हैं इस बच्चे को हम दूसरी औरत के शरीर में शिफ्ट कर देंगे तो ये बच्चा बच सकता है। ये सुना था कि सावन के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। वह आभा के पास जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब सावन को जैसे लग रहा था उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया हो। आभा के साथ उसकी 5 महीने की मिलन थी। उसके आंखों के सामने अब वो एक एक दिन घूमने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अस्पताल के बेंच पर अपनी माँ राखी देवी के सामने बैठकर बड़ी जोर से रोने लगा था और कहने लगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं कभी आभा को समझ नहीं पाया था। वे लड़की बहुत अच्छी थी। मेरे बच्चे को आखिर कौन अपने पेट में रखकर उसे बड़ा करेगा। मैं अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहता हूँ। मैं उस बच्चे को कभी खोना नहीं चाहता, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। वे अब आभा को भी नहीं खोना चाहता। सब ने उसको रोका, लेकिन वह डॉक्टर के पास भागता हुआ उनसे माफ़ी मांगने लगा था। अपनी पत्नी आभा को बचाने के लिए डॉक्टर से विनती करने लगा था। डॉक्टर ने उसे माफ़ी मांग ली थी। उसने कहा कि बस बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माँ को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। वह अस्पताल के बेंच पर बैठकर दहाड़े मार रहा था, अपने सर के बालों को नोच रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आभा की माँ और उसकी फैमिली भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उनके घर में जैसे मातम सा फैल गया था। सबको आभा को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। ये सब कैसे हो गया? पीछे से नर्स ने आवाज़ दी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं।
सावन और उसके माँ बाप सभी डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ सावन को और आभा के माँ को हमारे पास रहने दीजिए और आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं। हमें कुछ बात करनी होगी। तब डॉक्टर ने बताया कि हमें जल्द से जल्द आभा के शरीर से उस छोटे से बच्चे को अलग करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन उसको भी लग सकता है। अभी तो बच्चा बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है। आभा के शरीर में ट्यूमर कई जगह पर है। अभी बच्चेदानी के एरिया में ट्यूमर नहीं आया है, तो हम चाहते हैं ऑपरेशन के ज़रिए वो बच्चा निकाल लेंगे और आप लोगों को अभी इंतज़ाम करना होगा कि उस बच्चे को किस औरत के बच्चेदानी में शिफ्ट करना है। सावन आश्चर्य और लाचारी से आभा की माँ के तरफ देखने लगा था। आभा की माँ ने तुरंत कहा, अगर आप बुरा न मानो तो मेरी एक भतीजी है जिसके माँ बाप नहीं हैं और अभी मैं ही उसका खर्चा उठा रही हूँ। वह कॉलेज में है, आभा से छोटी है। डॉक्टर ने कहा, पहले उस लड़की की अपनी मर्जी होनी चाहिए। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको बस 10 मिनट में बात करके बताती हूँ। सावन के जैसे जान में जान आई थी। वह यही तो चाहता था, कोई आभा के बच्चे को बचा ले। आखिरकार भगवान ने उसकी विनती सुन ली थी। वह तो आभा को भी अब जिंदा देखना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। डॉक्टर से परमिशन लेकर वह आभा के कदमों में बैठकर रोज रोता था, लेकिन उस रोने का क्या फ़ायदा। कोई अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, उसे तो अपना ही होश नहीं। अब सावन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। अब अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आधे घंटे के बाद उस लड़की ने उस बच्चे को बचाने के लिए हाँ कर दिया था और वे अस्पताल के लिए निकल आई थी। उसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा आभा के घर वालों की बहुत आभारी थी। उसको बचपन से उन लोगों ने पाला था, तो उनका छोटा सा काम था, तो वह किसी भी हाल में अपना कर्तव्य उसको करना था और इसलिए उसने हाँ कर दी थी। सवाल था कि वह कंवारी थी। अब एक बच्चा होने के बाद उसकी शादी में दिक्कत आती, तो आभा की माँ ने ये बात पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या उसकी शादी की जिम्मेदारी आप लोग उठा पाएंगे। सावन ने तुरंत हाँ कही और कहा कि वह लड़की जो भी कहेगी मैं वह कर सकता हूँ। अगर वह लड़की आगे पढ़ना चाहेगी तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। अगर वह शादी करना चाहेगी तो मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी लूँगा। आभा अस्पताल में 3 महीना मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़कर हार चुकी थी। आज सावन पर जैसे बिजली गिरी थी। आज आभा की सारी बातें, सारी लड़ाई झगड़ा उसे याद आ रहे थे। लेकिन क्या फ़ायदा, इंसान जीते जी अपने आप को भगवान समझ लेता है, लेकिन उसे नहीं पता ऊपर बैठा भगवान भी सब कुछ देख रहा होता है। तुम्हें पछताने की मोहलत तक नहीं देता। और वही हाल आज सावन का था। सावन उससे माफ़ी तक नहीं मांग पाया था। अभी तो सावन के ऊपर बिजलियाँ गिराना बाकी थी। श्रद्धा बिल्कुल आभा की कॉपी थी। वह उसकी बुआ की बेटी थी। वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा चंचल और होनहार लड़की थी। उसने आभा के बच्चे को अपने पेट में पाल लिया था और सावन की सारी हरकतों के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। शायद उसने इसलिए ये हामी भरी थी कि वह सावन को अच्छी तरह से सबक सिखा सके। एक औरत को पैरों तले कुचलना किसे कहते हैं। अब सावन खून के आंसू रोने वाला था। श्रद्धा ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पालूंगी, मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगी और हॉस्टल में रहूंगी। सावन ये सब तो नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह उस लड़की को अपने घर में रखकर अपने नज़रों के सामने अपने बच्चे को बड़ा होता देखूंगा। लेकिन उसके सारे अरमानों पर उसने पानी फेर दिया था। आभा की मृत्यु हो गई थी। घर में जैसे मातम सा मच गया था। सबसे ज़्यादा दुख सावन को हुआ था, जो कि उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रहा था और अब तो उसके हाथ से वो बच्चा भी निकल चुका था। श्रद्धा आभा के अंतिम संस्कार तक घर में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा सा श्रद्धा को रेस्ट की ज़रूरत है और उसको देख रेख की बहुत ज़रूरत है, लेकिन श्रद्धा ने बिल्कुल मना कर दिया था। उसने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर में तो बिल्कुल नहीं रहने वाली और ना ही तुम्हारे नखरे उठाने वाली हूँ। आभा जैसी डरपोक लड़की नहीं हूँ। सावन ने कुछ न कहा, वह सिर्फ उसकी बात मानता रहा। वह हॉस्टल चली गई। उसके पास एक नर्स को भी रखा गया था ताकि श्रद्धा की पूरी देख रेख कर सके। अब जब सावन हर दिन श्रद्धा के फ्लैट पर जाता और उसकी सारी बातें मानता, श्रद्धा उसके घंटों बाहर बिठाकर रखती, फिर जाकर कहीं उसे अंदर आने देती, उससे बातें करती। एक दिन इसी तरह श्रद्धा की कंडीशन कुछ खराब थी। नर्स ने फ़ोन किया। सावन भागता हुआ उसके फ्लैट पर पहुंचा था। उसका 6वां महीना चल रहा था। जब वहां पहुंचा तो देखा श्रद्धा तो बिल्कुल ठीक है। उसने आते ही भगवान का धन्यवाद कहा
उसने कहा, सावन मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए खाना बनाओ। सावन एक पल उसे देखने लगा, फिर उसने कुछ न कहा। उसने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रसोई में कुछ भी नहीं आता। मैंने आज तक रसोई में कदम तक नहीं रखा। सावन जैसे तैसे करके रसोई में गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था रसोई में क्या करते हैं। उसे आभा की वह दिन याद आए जब उसने वह खाना उसके सामने फेंका था। सावन की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे। मोबाइल से देखकर खाना बनाया सरदा के लिए लेकर गया था। सरदा ने खाने को देखते ही मुंह बनाया था, ये कैसा खाना है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तुम कैसे इस बच्चे की परवरिश कर पाओगे जिसे खाने का टेस्ट ही नहीं पता कैसा होता है। सावन चुप हुआ था, वह उसके कदमों के पास बैठ गया था। सरदा, मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया है। मेरे तो नौकर चाकर एक आवाज़ मारो तो कितने काम कर जाते हैं, तो सिर्फ इस बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। मेरे सेहत पर भी और बच्चे के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, तुम अपने बच्चे के लिए कितना सीरियस हो। वैसे तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी है। सावन चुपचाप उस खूबसूरत सी लड़की को देखता रहा, कहने लगा, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। तो हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम मेरे बच्चे को अपने कोख में पाल रही हो, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं अपने हर पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। आबा ने मुझे इंसान बनना सिखाया है, मैं इस प्रक्रिया में अभी भी लगा हुआ हूँ। आज तुमने कह दिया कि मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ। शायद भगवान मेरे पश्चाताप को स्वीकार कर रहे हैं। सावन सरदा को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने बच्चे की और उसकी सेहत अच्छी बताई थी। सावन उसे लेकर फ्लैट पर आया था। उसका सरदा के पास रुकने का मन था, लेकिन सरदा ने कहा कि तुम जा सकते हो, मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। सरदा ने कहा कि मेरे साथ और भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। सावन ने तुरंत कहा, क्या तुम्हारे लड़के भी दोस्त हैं? सरदा ने तुरंत कहा, क्यों, लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है? पढ़ाई करते हैं, लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकती है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप मेरे लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर रहे? सावन चुप हुआ था। नहीं, बस मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था। सरदा ने एक गुस्से वाली हंसी अपने चेहरे पर सजाकर कहा, तुमसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता हो, उसे तो अपने स्टेटस से मतलब है। सावन का सर जैसे झुका था, ऐसा लग रहा था वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाए। उसने श्रद्धा से माफ़ी मांग ली और कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। श्रद्धा ने कहा, मैं जवान हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आपको हर मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन अपने फ्लैट से चला आया था। अब उसे रह रह कर सारी बातें याद आती थी, जो भी उसने आभा के साथ किया था। आभा तो उसके दिल से कभी नहीं गई थी। आखिर वह दिन भी आ गया था जब सरदा ने उसके प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सावन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले वाला सावन बिल्कुल भी नहीं था। सरदा की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी। आभा की माँ चाहती थी सरदा की शादी हो जाए, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा था। सरदा कैसे उसको छोड़ देती, जबकि उसने अपने कोख से जन्म दिया था। सरदा के अभी शादी का कोई विचार नहीं था, लेकिन सरदा अब सावन के घर में आकर रह रही थी। वह उसकी अपनी मर्जी थी। सावन भी पूरी तरह बदल चुका था। हर कदम पर वह सरदा के साथ खड़ा रहता था। रात को भी अगर बच्चा रोता तो सावन ही उठाता था। सरदा ने सावन को पूरी तरह बदल दिया था। सावन ने एक दिन डरते हुए अपने दिल की बात आभा की माँ से बताई थी। उसने कहा था, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सरदा से शादी करना चाहता हूँ। अगर सरदा की मर्जी शामिल होगी तो ही मैं ये शादी करूँगा। सरदा की माँ भी यही चाहती थी और राखी देवी राजपाल भी यही चाहते थे कि सरदा यहीं पर रहे। अभी सरदा की राय किसी ने नहीं ली। राखी देवी उसके पास यही शादी का पैगाम लेकर गई थी, लेकिन सरदा ने साफ मना कर दिया था, ये बात सावन को खुद ही करनी चाहिए। आप पहले भी उसके खिलाफ शादी कर चुकी हैं। उसका नतीजा क्या निकला था? राखी देवी चुप हो गई। उनकी सरदा की बात बिल्कुल सही लगी थी। सरदा की माँ राखी देवी ने कहा, सावन भी यही चाहता है। सरदा ने साफ शब्दों में कहा, अगर चाहता है तो मेरे सामने आकर वह मुझसे मेरा साथ मांगे, शायद मैं इस चीज़ के लिए सोचूंगी। वैसे सावन को तो 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। उसके पास पैसा है, हैंडसम है, जवान है।
लेकिन शायद मुझे लगता है कि सावन अब पूरा बदल चुका है। आभा की मृत्यु ने उसे पूरा बदल कर रख दिया है और सावन हमेशा अपने बेटे के साथ ही नज़र आता था। जब भी वह ऑफिस से आता तो घंटों वह उसको खिलाता था। रात को भी हमेशा उसका ख्याल रखता था। सरदा से पहले ही जाग जाता था। सावन का सामने वाला कमरा ही सरदा को दिया गया था ताकि वह अपने बेटे के साथ वहाँ पर रहे। रात को सरदा अपने कमरे को खुला छोड़ देती थी। सरदा की खातिरदारी में सावन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सरदा की एक आवाज़ पर सावन उसके पास खड़ा रहता था। आभा का बेटा बिल्कुल सावन पर गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सावन अभी तक आभा के गम से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन जो दुनिया से चला गया, अब चाहे गम करो चाहे हंसी, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। जब जीते जी उस इंसान की कदर ना हो तो मरने के बाद आप चाहे पीछे से कुछ भी करते रहो, उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आभा और सावन का साथ बहुत छोटा था, लेकिन हर एक याद उसके दिल में एकदम ताज़ा था। आभा के साथ उसका दुर्व्यवहार का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन उस अफसोस का क्या ही फ़ायदा। सावन का बेटा तरुण अब बड़ा हो रहा था। वह 1 साल का हो चुका था। सदा को ग्रेजुएशन कंप्लीट किए भी 1 साल बीत चुका था। अब वह जॉब करना चाहती थी। सावन उसके हर फैसले पर अपना सर झुका लेता था। श्रद्धा अब जॉब कर रही थी। घर में सभी ने श्रद्धा को सावन से शादी के लिए कह दिया था। सिर्फ एक सावन ही था जो श्रद्धा से नहीं कह पाया था, और श्रद्धा चाहती थी कि जब तक सावन अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। एक दिन श्रद्धा अपने जॉब पर गई। फैक्ट्री में एक दुर्घटना की वजह से उसे काफ़ी देर हो गई थी। अब रात के 2 बज रहे थे। वे अभी तक घर पर नहीं लौटी थी और इसी वजह से घर पर उसे बताने का मौका न मिला। वह अस्पताल में घायलों के साथ उनकी मरहम पट्टी करवा रही थी। दुर्घटना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सब कुछ संभाल लिया गया था। थोड़ी बहुत चोट आई थी। श्रद्धा उन्हें अस्पताल ले गई थी और वहीं काफ़ी देर हो गया था। राजपाल ने श्रद्धा को फ़ोन किया तो राजपाल से उसने सारी बातें बताई थी। राजपाल ने सावन को फ़ोन किया और कहा, सावन जल्दी से श्रद्धा के पास जाओ, वे अस्पताल में हैं। सावन तो जैसे पागल सा हो गया था। राजपाल ने उसे रोका और सारी बात बताई। श्रद्धा को कुछ नहीं हुआ है, वह मरीजों के साथ अस्पताल में है और रात काफ़ी हो गई है, तो तुम जाकर उसे लेकर आओ। तब सावन के जान में जान आई थी, जबकि सावन ने भी उसे कितनी बार फ़ोन किया था, लेकिन वह अभी तक सावन का फ़ोन नहीं उठाती थी। वह उसे रास्ते पर ले आई थी और शायद अब उसके दिल में भी जगह बना चुकी थी। सावन जल्दी से उसे लेने पहुंचा था और वह रात उनकी मोहब्बत की रात थी और आज सब कुछ बदलने वाला था। आज सावन जैसा अकड़ू आदमी अपने घुटनों पर बैठकर सरदा से अपने प्यार की भीख मांगेगा। रात के अब 2 बज रहे थे और सरदा गाड़ी में उसके बगल में बैठी थी। सावन उसे बहुत विनती कर रहा था, आखिर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? मैं कितना घबरा गया था। सरदा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी सज़ा दो, सब स्वीकार है। सरदा ने कहा, तुम मेरी चिंता क्यों करने लगे हो? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ना तो मैं तुम्हारे स्टेटस की हूँ और ना ही मैं कोई अमीर लड़की हूँ। तुम्हारे पीछे तो हज़ारों लड़कियाँ आ सकती हैं। फिर तुम मुझसे उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हो कि मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल का और तुम्हारे मोहब्बत का इंतज़ार करती रहूं? सावन के आंखों में उस वक्त आंसू थे। उसने कहा, तुम मेरे बेटे की माँ हो, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। भले ही तुमने मुझसे शादी नहीं की, लेकिन मेरे बच्चे को तुमने अपने पेट में पाला है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मिस्टर सावंत, तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे बच्चे को नहीं पाला। मैंने अपनी बहन आभा के गम में इस बच्चे को अपने कोख में पाला है। तो मिस्टर सावन, मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ये फालतू इमोशनल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। सावन ने एक झटके से गाड़ी को रोका और सरदा के पैरों में गिरकर रोने लगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ सरदा, आज मुझे पता चला है और मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। श्रद्धा भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी थी। इंसान अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, ना कि पैसों से। सावन उसे देखता ही रह गया था। सावन ने कहा, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर आभा दिखाई देती है। अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और शायद तुम मेरी सारी गलतियों को बताती रहोगी। सरदा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा दूसरा पति बनने के लिए तैयार हूँ। तुम जिससे मोहब्बत करती हो उससे भी शादी कर सकती हो। सरदा ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा। तुम्हें कैसे पता मैं किसी और से प्यार करती हूँ?
सावन ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। अगर कोई तुम्हारे दिल में हो तो तुम उससे भी शादी कर सकती हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। मैं तुम्हारा दूसरा पति बनने को भी तैयार हूँ। एक मर्द के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। समाज में हमेशा ही आदमी 2 या 3 शादियाँ कर लेता है और वह अपने दोनों पत्नियों को रखना चाहता है। लेकिन मैं इस इतिहास को बदल दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है तो तुम उससे भी शादी कर लो, लेकिन तुम अपने नाम के साथ मुझे भी जोड़ लो। मेरे दिल का बोझ हल्का कर दो। सरदा ने सावन की आंखों में असली मोहब्बत देखी थी और वह चुप हो गई थी और कहने लगी, अभी तक तो मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हाँ बोल देना चाहिए। सरदा का हाँ सुनते सावन एकदम खुशी से झूम उठा था। सरदा ने प्यार से सावन का हाथ पकड़ लिया था, उसके हाथों को चूम लिया था। कहने लगी, सावन, मैं तुम्हें बदलते हुए देखा है। तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। मैं इस अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन बिताना चाहती हूँ। सरदा उस रात घर आई थी, लेकिन एक नए रिश्ते के साथ। सरदा अपने बेटे के साथ सावन के कमरे में पहली बार आई थी। उसके बेड पर बैठते ही कहने लगी, सावन, तुम्हारे कमरे में मैं पहली बार आई हूँ। तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। सावन धीरे से मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मेरा नहीं, हमारा। आज से हम तीनों का कमरा है। तुम जब कहोगी शादी भी कर लूँगा। आज श्रद्धा कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रही थी। उसने ढीला सा नाइट सूट पहन रखा था जिसमें वह कमाल की लग रही थी। उसने कहा, सावन, मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की, लेकिन इस पेट में मैंने तुम्हारे बच्चे को 9 महीना पाला। शायद तुमसे मेरी दिल से रिश्ता जुड़ चुका है। सरदा तरुण को सुलाते सावन के पास आई थी। सावन की धड़कनें 120 के रफ्तार में दौड़ रही थी। सरदा उसके बेड पर बैठकर अपने बालों में जूड़ा बनाने लगी थी। सावन ने कहा, तुम्हारे बाल खुले बहुत खूबसूरत लगते हैं। सरदा ने अपने बालों को खुला ही रहने दिया। सावन के वे बिल्कुल करीब बैठी थी। सरदा की दोनों हाथ सावन के हाथों से टच हो रहा था। सावन की आंखें कुछ और ही कह रही थी। सरदा भी अब बहक रही थी। उसने अपने नाइट सूट के बटन ऊपर तक लगा रखे थे। सावन ने कहा, क्या तुम्हें उलझन नहीं होती? नाइट सूट में इतने ऊपर तक बटन कौन लगाता है? सरदा ने अपने नाइट सूट के 2 बटन की जगह 3 बटन खोल लिए थे, जिसमें से उसके दोनों ब्यूटी बॉल बाहर को झांकने लगे थे। सरदा ने अपने हाथों से उसे ढकना चाहा, जब तक सावन अपना हाथ उस पर ले जा चुका था। कहने लगा, सरदा, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें भी हवा लगने दो। सरदा मुस्कुराई थी जब तक सावन उसके दोनों ब्यूटी बॉल को बाहर निकाल चुका था। कहने लगा, सरदा, इसमें तो दूध भरा हुआ है। मैं तो इसको मुंह से भी नहीं लगा सकता। ये मेरे बेटे का आहार है। चलो, मैं इसे हाथ से ही छूकर सुकून ले लेता हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है। सरदा उसके हाथ सहलाने से आहें भर गई थी और उसके बाजुओं में कब गई उसे पता ही नहीं चला। सिर्फ आहें भर रही थी, जिस पर सावन बिल्कुल पागल हुआ था और उसको सुकून पहुंचाने लगा था। धीरे धीरे गर्दन से, फिर होंठों पर, फिर उसके बैली बटन पर, और फिर उसे बाहों में लेते अपने नीचे कर चुका था। उसको चूमता हुआ उसे भी दीवाना कर चुका था। अब वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से सिसकियां ले रही थी। उस एक झटके से उसकी चीखों को भी तेज किया था। वह बिल्कुल अपने चीखों को दबाते सावन से चिपक चुकी थी। सारी रात तो वह एक दूसरे में खोए रहे। सावन उसे फूलों की तरह महका रहा था। उन दोनों को होश तब आया जब उनका बेटा जाग गया था और भूख से रो रहा था। सरदा ने तुरंत अपने आप को संभाला। सावन ने उसे हिलने तक नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं। तुम यहीं पर सो, मैं यहीं पर तरुण को लेकर आता हूँ। सरदा ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और अपने बेटे तरुण की भूख मिटाई। सावन उन दोनों को चाहत की नज़रों से देख रहा था। तरुण दोबारा सोया तो फिर से सावन उसे फूलों की तरह गोद में लेते उसके होठों को चूम रहा था और उसे कहने लगा, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। सरदा ने अपनी हंसी दबाई और कहने लगी, देखो, मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो पहले तुम्हारा बच्चा पैदा किया और उसके बाद सुहाग रात मनाई और अब सुहाग रात के बाद शादी होने जा रही है। ये सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। और ये कहते हुए सावन के सीने से जा लगी थी। सावन ने तुरंत राजपाल के पास फ़ोन किया और कहा, पापा, कल मेरी और सरदा की शादी का फंक्शन रखो। कल मैं सरदा से शादी कर रहा हूँ। राजपाल भी मुस्कुराए और कहने लगे, फाइनली तुम अपने मुंह से बोलकर सरदा से शादी कर रहे हो। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजपाल और मोहनलाल दोनों मिलकर जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाने लगे, रिश्तेदारों को इनवाइट करने लगे। बड़े ही साधारण तरीके से उन दोनों की शादी हो गई।
शादी में आभा के पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था और वह भी बहुत खुश थी। सरदा को भी बहुत बधाइयाँ दे रही थी, लेकिन सावन ने सरदा पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। उसको जॉब करने की भी पूरी आज़ादी थी। राखी और राजपाल अपने पोते के साथ खेलते रहते थे। मोहनपाल भी बहुत खुश रहते थे। सारे मेहमान घर से चले गए और सरदा को सावन के कमरे में भेज दिया गया था। सरदा घूंघट में बैठी सुहाग रात के रस्म को निभाने के लिए तैयार थी। सावन ने कहा, क्या तुम तैयार हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? सरदा ने कहा, अगर बीच में गैप किया तो फिर दोबारा बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इससे अच्छा है हम दर्द को ही ख़त्म कर लेते हैं। सरदा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। सावन ने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े अलग किए और फूलों की महक में आज फिर से वह कमरा सिसकियों और आहों से गूंज उठा था। उन्हें मोहब्बत करते रात काफ़ी देर हो गई थी। सुबह उनकी आंखें बड़ी देर से खुली थी। जब नौकरानी ने उनका दरवाज़ा नॉक किया था तो वह हड़बड़ाकर अपने कपड़े को ढूंढती उठी थी। आज राखी देवी ने तरुण को अपने पास सुलाया था ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। सावन भी जागता हुआ उसके बाजुओं को पकड़ चुका था। बोला कि कोई बात नहीं, आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं। बाहर से तरुण की रोने की आवाज़ आ रही थी तो सावन हड़बड़ाकर सरदा के ऊपर कंबल उड़ाता दरवाज़ा खोलकर तरुण को ले चुका था और उससे प्यार करता तरुण को सरदा के गोद में लिटा चुका था और खुद उसके बैक साइड से चिपक कर सो गया था। तरुण दूध पीते नींद की वादियों में वापस चला गया था। सावन फिर से आंखों में खुमारी भरकर सरदा के छाती से चिपक चुका था और बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देखो ना, मेरे बेटे का आहार और मेरी खुराक तुम्हारे पास ही तो है। हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? सरदा ने मोटी सी आंखें घुमाकर सावन के गालों को काट लिया था। तुम दोनों के बहुत नखरे हैं। बस बहुत हो गया, मुझे नहाने दो। वह बिन कपड़ों के बिस्तर से उठती बाथरूम में घुस गई थी। सावन आह भरकर बिस्तर पर अपने बेटे के साथ ही लेटा रहा। सावन और सरदा के शादी को अब 1 महीने बीत चुके थे। सरदा को खाना हजम नहीं हो रहा था। वह पलटियां कर रही थी। सरदा ने डॉक्टर से चेक कराया तो उसका शक सही निकला था। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तरुण भी 2 साल का हो गया था। सरदा अपने जिस्म से पूरी स्ट्रॉन्ग थी। डॉक्टर ने उसकी सेहत और बच्चे की सेहत बिल्कुल नॉर्मल बताई थी। सावन का कहना था, अगर तुम दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो तो इसका अबॉर्शन करवा दो। सरदा गुस्सा हो गई थी। उसने कहा, नहीं, मैं अपने इस बच्चे को भी पाल लूँगी। घर में फिर से एक बार खुशियाँ उमड़ आई थी और सरदा ने 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। सावन की फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी। उसके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों थे। अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। सरदा उसी तरह अपना जॉब करती रही। उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। घर में बच्चे आया और दादा दादी संभालते थे। सावन और सरदा की मोहब्बत दिन ब दिन और दुगनी होती जा रही थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।